A very good morning, students. Today we are going to I'm going to start the new lesson, that is French Revolution, which is the first chapter of your history book. Now, the moment that this chapter begins with one incident, description of one incident, that is how did the falling of the Bastille prison took place in France. क्या हुआ था 14 जुलाई 1789 को. एक र्यूमर या एक अफवाह फैली कि रूलर ऑफ फ्रांस जो हैं, जो उस समय थे लुइस 16, उन्होंने ऑर्डर कर दिया है कि सभी सिटीजन्स को गोली से भून दिया जाए. That is, the rumor was spread that the king has commanded the troops to fire upon the citizens, which were altogether several thousand people were there. जैसे ही लोगों ने इस बात को सुना, France got annoyed, and around 7,000 men and women who were gathered, they gathered near in front of the town hall. टाउन हॉल के सामने ये सारे, जैसे इन लोगों ने सुना ये अफवाह को कि राजा ने आदेश दिया है कि सभी सिटीजन्स को गोली से मार दिया जाए, ये सुन के काफ़ी आक्रोशित, काफ़ी नाराज़ हो गए लोग और इकट्ठे हो गए. 7,000 के करीब मेन और विमेन सब मिले जुले और टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हुए. उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम सब मिल करके इस डेस्पोटिक रूल, तानाशाह रूल जो है वो लुइस 16 का, वो इसका जो फ्रांस में डेस्पोटिक रूल है उसका हम विरोध करेंगे और हम मिलजुल के विद्रोह करेंगे इस रूल का. तो इन्होंने सोचा कि कहाँ से आर्म्स और एम्यूनेशन, क्योंकि हथियारों की ज़रूरत होगी अगर हम एक विद्रोह शुरू कर रहे हैं देश में, तो हमारे पास हथियार होने चाहिए. तो इसके लिए उन्होंने बहुत सी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ फोड़ करके वहाँ से हथियार निकाले और बाद में फिर फाइनली इन्होंने, ये लोग जो हैं मूव करते हैं ईस्टर्न पार्ट में, पेरिस सिटी जो थी उसके ईस्टर्न पार्ट में गए और वहीं पर था ये फोर्ट्रेस प्रिजन था, किला था बैस्टाइल में, वहाँ पे प्रिजन था, जेल थी. तो वहाँ पे उन्हें पूरा उम्मीद थी कि वहाँ पे काफ़ी हथियार उनको मिल जाएंगे. इसी आशंका में उन्होंने वहाँ गए और वहाँ का जो कमांडर था उसको मार दिया. और कमांडर को मारने के बाद वहाँ लगभग 7 कैदी थे, ज़्यादा लोग नहीं थे, उनको आज़ाद कर दिया. और फिर जो ग्रेट, ये सब कुछ कैसे संभव हुआ, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा नफ़रत से भर गए थे कि इस नाराज़गी में और नफ़रत के साथ इन्होंने किले की दीवारों को भी गिरा दिया. और जब गिर गई दीवार तो इन्होंने सोचा कि जो वहाँ पे जितने भी पत्थर थे, ये जो एक सिंबल था डेस्पोटिक रूल का, जो डेस्पोटिक रूल ऑफ फ्रांस था वहाँ पे, तो वो उसका एक सिंबल था जिसको गिरा देना, मतलब कि अब फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया. और अब रेवोल्यूशन हुआ है तो डेस्पोटिक रूल का अंत करके ही वो लोग मानने वाले हैं. और इस किले के जो पत्थर के टुकड़े भी थे तो वो भी रख लिए गए, जो कि बाद में उन्होंने सोचा कि इसको भी सोल्ड कर दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा उन लोगों के लिए जो ये चाहेंगे कि एक यादगार के रूप में कि कभी फ्रांस में डेस्पोटिक रूल रहा, इस बात को याद करने के लिए उसको देखेंगे और इसको मतलब एक यादगार के रूप में रखना चाहेंगे, तो वो लोग खरीद सकते हैं कि कभी बैस्टाइल प्रिजन ऑफ डेस्पोटिक रूलर्स एग्जिस्ट करता था, जिसे फ्रांस के लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया या रेवोल्यूशन ला करके उस डेस्पोटिक रूल को ख़त्म कर दिया. अब इस पेज से हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन की बिगिनिंग हो रही है. मतलब इस एक छोटे से इंसिडेंट को इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ, लेकिन वो तमाम कारण अब हम लोग पढ़ेंगे कि वो बैकग्राउंड क्या था, फ्रेंच रेवोल्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ऐसा क्या, कौन सी परिस्थिति थी फ्रांस में, दैट इज़ व्हेन एंड व्हाई डिड ऑल दिस हैपेंड. बच्चों, हम लोग जानते हैं कि फ्रांस और इंग्लैंड दोनों ही कैसे थे, कॉलोनियल पावर थे वर्ल्ड के, और
जैसा कि हम लोग इंडिया जो है यहाँ पर भी पोर्चुगीज़, डच, फ्रेंच, इंग्लिश इन सब का रूल रहा है, तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में एक अच्छा खासा स्ट्रगल चलता रहा कि इंडिया को कौन रूल करेगा। तो ये दोनों देश आपस में काफ़ी लंबे समय तक युद्ध चलता रहा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1757 में इसका युद्ध हुआ, और बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में हुआ। इन दोनों युद्ध के बाद ये पूरी तरह निश्चित हो गया कि इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर इंडिया पे कंट्रोल कर लिया था। लेकिन इस दौरान जो एक लंबा युद्ध चलता रहा, इसमें इंग्लैंड ने जीत हासिल करी और फ्रांस ने हार हासिल करी, लेकिन इसमें काफ़ी पैसा रुपया खर्च हो गया फ्रांस का। तो ये जो ह्यूज लॉस हुआ, ये पहला कारण हुआ कि कैसे उनकी फ्रांस की इकोनॉमी कैसे इतनी पुअर हो गई थी। फिर हम दूसरा कॉज देखते हैं, जो अमेरिका था वो भी कॉलोनी था इंग्लैंड का, लेकिन फ्रांस क्या चाहता था कि अमेरिका को जो है आज़ाद कराने में हेल्प करे, और ये जो हमारा इंग्लैंड है, इंग्लैंड की कॉलोनी के रूप में वो अब ना रहे, ताकि वो इंग्लैंड को क्या मिलेगा, उससे लॉस मिलेगा। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे भारत पे लॉस हुआ और वो भारत कॉलोनी बन गई इंग्लैंड की। तो इन लोगों का बाहर युद्ध चल रहा है, तो इसमें भी काफ़ी अच्छा खासा पैसा खर्च हो रहा था। इन्होंने मदद करी फ्रांस ने कि इंग्लैंड के कंट्रोल से जो 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ जो हैं वो इंडिपेंडेंस गेन कर लें। लेकिन इसमें इनका काफ़ी पैसा रुपया और काफ़ी इकोनॉमिकली और आर्म्स एम्यूनेशन वाइज दे स्पेंड अ ह्यूज सम ऑफ मनी इन दिस वॉर ऑल्सो। उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रांस को ये जो इतनी लंबी युद्ध जो बाहर लगातार लड़ाई कर रहे थे, इसमें दे हैड टू टेक लोन फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑल्सो, विच वॉज अराउंड 1 बिलियन लेवरीज। फ्रांस की पहले की करेंसी 1794 तक लेवरी थी, तो इसलिए ये जो 1 बिलियन लेवरीज जो है इन्होंने लिए थे, और फिर बाद में ये बढ़ गया और 2 बिलियन लेवरीज बन गया, क्योंकि लगातार उन्हें लोन उठाने पड़ रहे थे बाहर के देशों से, क्योंकि इनका लगातार युद्ध चल रहा था। और लेंडर्स ने जो है पहले कम इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया था, बाद में उन्होंने भी इंक्रीज करके उसे 10% कर दिया। हर साल का जो बजट बनता है, हम लोग जानते हैं जो बजट होता है, जैसे आप एक फैमिली के घर में कितना पैसा आया, वो बजट बनाने में कि कितना कहाँ अमाउंट हमारा रोज़ का हर महीने का कहाँ खर्च होगा। तो इस तरह से हर साल जो बजट बनता था उनका, उसका जो मेजर पोर्शन था वो जो लोगों से लोन लिया है दूसरे देशों से, उनका इंटरेस्ट पेमेंट करने में ही ख़त्म हो जाता था। फिर जो उनका कोर्ट, यानी कि बड़ा सा कोर्ट दरबार जो उनका लगता था, उसमें काफ़ी लग्जूरियस चीज़ों से बना हुआ था और बहुत पैसा खर्च होता था उसको मेंटेन करने के लिए। जो उनका बहुत बड़ा वृहद पैलेस था, खूबसूरत और काफ़ी बेशकीमती पैलेस वर्सेल्स का, जो उनका पैलेस वर्सेल में था, वो काफ़ी कॉस्टली होने की वजह से उसका मेंटेनेंस भी काफ़ी कॉस्टली था। उसको मेंटेन कर पाना भी काफ़ी पैसा उनका उसमें भी खर्च हो जाता था। देन फॉर द रेगुलर वॉर्स that France was fighting with England also needed the maintenance of the large and huge army on which huge expenditure was made by the France। इसका मतलब कि बिल्कुल है, सही बात है कि अगर हमें बहुत लड़ाइयाँ लड़नी है बाहर, तो हमारी आर्मी को मेंटेन करना पड़ेगा लगातार हमें, तो उस पर भी भारी खर्च होता था। और रेगुलर एक्सपेंसेस जो होते हैं वो होते हैं जैसे कि हमारे जितने भी ऑफिशियल्स हैं या कोर्ट के डेली एक्सपेंडिचर्स हैं, ये सब कुछ डेली एक्सपेंसेस आते हैं, इसमें भी ये भी खर्च था उनका। तो ये हमने देखा कि ये सभी फैक्टर्स जो भी मैंने आपको बताए, ये इम्पॉर्टेंट थे, जिसकी वजह से टैक्सेस को बढ़ाना पड़ गया। और टैक्सेस को बढ़ाना पड़ गया, इसके अब आगे का पार्ट हम बताने के पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि सोसाइटी ऑफ फ्रांस कैसी थी। सोसाइटी ऑफ फ्रांस जो है वो फ्यूडल सिस्टम बेस्ड थी। इसमें सबसे टॉप पे जो है वो क्लर्गी थे।
3 एस्टेट्स में बटी थी, फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। पहले एस्टेट में क्लर्गी या नोबिलिटी या प्रीस्टली क्लास कहेंगे फर्स्ट एस्टेट में। क्लर्गी या प्रीस्टली क्लास मतलब कि जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ जो पूरे चर्च का संभाल रहे हैं, प्लस रूलिंग जो रूलर है। सेकेंड एस्टेट में नोबिलिटी, नोबल्स हैं। नोबल्स जो हैं जैसे रूलिंग जो रूलर होगा, किंग होगा, वो जो है नोबल्स को जो है नोबिलिटी ग्रुप को फीस या सॉर्ट ऑफ लैंड असाइनमेंट एज अ सैलरी देंगे। तो उनका काम रहेगा कि वहाँ पे जो लैंड है उस पे जो जितने भी वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं उनके लैंड पे पेजेंट्री क्लास के रूप में, तो ये नोबिलिटी उनसे जो है वो फ्यूडल ड्यूज ले सकते हैं। उनसे जो एक काम करके जो एक सैलरी मतलब एक तो उनको जो काम करेंगे उसमें से उनको टैक्सेस, उनको काम भी करना पड़ेगा प्लस टैक्सेस ही पे करना पड़ेगा। तो ये सारे बहुत सारे रूलिंग मतलब उनकी जो राइट्स हैं। और करीब 60% ऑफ द लैंड, हालांकि 90% जो है थर्ड एस्टेट की पॉपुलेशन जो है वो 90% है, लेकिन 60% जो लैंड है वो क्लर्गी और नोबिलिटी के पास है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है इसमें। लेकिन क्लर्गी और प्रीस्टली क्लास की बात करते हैं अगर हम लोग, तो नोबिलिटी और क्लर्गी और पेजेंट्री का कैसा रिलेशन है ये हम लोग देखेंगे। क्लर्गी प्रिविलेज क्लास था और उनके बर्थ राइट्स से, जैसे कि इन्हें कोई टैक्स इन लोगों को तो पे नहीं करना होता था, लेकिन ये क्लर्गी जो है सीधे टिथ एक टैक्स था। पेजेंट्री क्लास से जैसे उनका टोटल प्रोडक्शन उन्होंने कितना किया उसका 1/10 पार्ट उनको एज अ टिथ टैक्स पे करना पड़ता था प्रोडक्शन का। मतलब 1/10 ऑफ द फूड ग्रेन्स जो उन्होंने प्रोड्यूस किए उसका टोटल प्रोडक्शन का 1/10 वो टैक्स पे करते थे। और टेल टैक्स जो है वो डायरेक्ट पैसे के में आता था, वो डायरेक्ट टैक्स था। इसके अलावा बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो कि उस फॉर्म में रहते थे। जैसे कोई कमोडिटी है, जो अलग अलग कमोडिटीज़ हम लोग यूज़ करते थे उस समय लोग, जैसे कि शुगर है, सॉल्ट है, व्हीट फ्लोर है, उन कमोडिटीज़ पे भी टैक्स लगता था। तो वो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस कहलाते थे। तो ये सारे टैक्सेस क्लर्गी को दिए जाते थे। फिर नोबिलिटी और पेजेंट्री का रिलेशन कैसा था? नोबिलिटी जो है वो भी इंजॉय करती थी राइट्स की, प्रिविलेज बाय बर्थ की, वो दोनों ये भी जो है क्लर्जी की तरह ही एग्जेम्प्टेड रहते थे। कोई टैक्स, दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एनी टाइप ऑफ टैक्स। और इन्हें जो है एक्सट्रैक्ट करते थे और लेवी करते थे फ्यूडल ड्यूज से, मतलब टैक्स कलेक्ट करते थे ये पेजेंट्री क्लास से एज अ फ्यूडल ड्यूज। मतलब उन्हें हम आपको अपने लैंड पे काम करने दे रहे हैं, आपको फूड ग्रेन्स दे रहे हैं, आप हमें टैक्स पे करिए जो प्रोड्यूस अपने लैंड पे करेंगे। क्योंकि ये जो पेजेंट्री क्लास था इनके पास अपने भी लैंड थे पर काफ़ी स्मॉल लैंड थे। वहाँ पे वो फ्री में उनको फ्री में नोबल के लैंड पे वर्क भी करना पड़ता था और उनके घरों में भी काम करना पड़ता था। और पेजेंट्स को जब भी आर्मी, व्हेनेवर देयर वाज अ रिक्वायरमेंट इन द आर्मी, peasants had to serve as a army men also. Then peasants also had to work wherever there is a work. I mean, if ruling class required the laborers to work, such as building of the roads, so they were supposed to serve as a worker. So all these things, that means all these led to the extraction of lot many taxes from the peasantry class. So peasantry class was totally left with nothing. Somehow they had to live their life. They were barely able to live their life somehow, because so much of burden was given on their shoulder, and lot of tax was extracted in a regular manner. This led to the weakening of the economic condition of these थर्ड एस्टेट। उसके अलावा आपको ये भी पता है कि 1 वोट 1 पर्सन को तो दिया नहीं जाता था,
अगर 1 वोट वो उनको है, मतलब क्लर्गी का, नोबिलिटी का, तो ये दोनों हमेशा साथ रहते थे। और इतने सारे लोग थे थर्ड एस्टेट में, उनका 1 ही वोट होता था, तो कभी भी इनके जीतने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जब तक क्लर्गी नोबिलिटी एक साथ हैं तो 2 वोट तो इनके हो गए, इनका सिर्फ 1 वोट, तो ये इनका वोट हार का कारण बन जाएगा, कभी भी वो जीत नहीं सकते थे। अब अगला टॉपिक हमारा आया सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस जो है वो क्या, इसका मेन मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मीनिंग ऑफ लाइवलीहुड इज एंडेंजर्ड। मीनिंग ऑफ लाइवलीहुड इज एंडेंजर्ड, इसका मतलब कि उनका जो जीवन चल पाना, क्योंकि भोजन नहीं मिल रहा है या उनकी ऐसी मुश्किल की कंडीशन है कि पैसा नहीं है, कि उनकी लाइवलीहुड ही को, उनके जीवन जो है खतरे में पड़ गया, कि खाने को नहीं मिल रहा है या शॉर्ट ऑफ फूड हो गया। तो ऐसा कंडीशन फ्रांस में कैसे हुआ? हुआ क्या था कि पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इंक्रीज फ्रॉम 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। तो ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज होना 23 मिलियन से 28 मिलियन, फिर मेन था कि इसकी वजह से जो एक डिमांड हो गई फूड ग्रेन्स के लिए, लोग ज़्यादा बढ़ गए लेकिन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन उतना ही है, लोग ज़्यादा हैं तो डिमांड तो बढ़ गई, लेकिन अब वो फूड ग्रेन सप्लाई उतना नहीं हो सकते। जब खाना कम है और खाने की डिमांड करने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो जो चीज़ कम होती है उसकी प्राइस क्या होती है? बढ़ जाती है। डिमांड हैज़ इंक्रीज्ड and supply has reduced is less, then demand leads to the increase of the price। तो जैसे इनका दाम बढ़ गया तो सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो ब्रेड जो है स्टेपल डाइट, यानी कि सभी गरीबों, वर्कर्स, सबके जो पेट भरने का जो चीज़ थी वो ब्रेड है, और वो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से जो रूलिंग क्लास है, जैसे कि लेबरर्स हैं जो शॉप पे काम करते हैं, या पेजेंट्री क्लास है, उनके लिमिटेड सैलरी है और प्राइस राइज हो गई है, तो उस महंगी प्राइस के साथ उनकी सैलरी इतनी नहीं है कि वो मैच कर पाए उसको, जो बढ़ती हुई दाम को मैच करने लायक उनकी सैलरी नहीं थी। तो क्या हुआ इससे कि गैप जो है बिटवीन रिच एंड द पुअर वो बढ़ता चला गया, स्थिति जो है वो बद से बदतर हो गई। और मान लीजिए कि इस पे जो है अगर बद से बदतर तब हो जाती जब इसी कमी में, इसी राइज प्राइस में, और लोगों की प्राइस, जिनकी सैलरी कम है, एक स्ट्रगल बना हुआ है कि कैसे हासिल किया जाए, दे आर नॉट एबल टू गेट द स्टेपल फूड। इसी के साथ अगर पता लगे कि सूखा भी पड़ गया और ओले गिर गए, तो इसमें जो बेचारे जो फूड ग्रेन्स वैसे ही कम थे, वो भी फील्ड में क्रॉप्स क्या हुए, फील्ड में डिस्ट्रॉयड हो गए। इसकी वजह से ये ऑल दीज फैक्टर्स लेड टू दी सबसिस्टेंस क्राइसिस इन फ्रांस बिफोर 1789, दैट इज ड्यूरिंग द ओल्ड रिजाइन। Now students, in our next class, this is a place where I am going to leave, ending this class. In our next class, we will begin with the next topic. Till then, please keep completing your assignment and keep completing your work on a regular basis. Thank you. Goodbye.